हेलो एवरीवन। वेलकम टू द जियो इकोलॉजिस्ट जीएस। मैं हूं डॉक्टर कृष्णानंद और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए इनिशिएटिव द जियो इकोलॉजिस्ट जनरल स्टडीज में। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं और कुछ पॉइंट्स पे सोल्यूशन भी देने वाले हैं हमारे जीएस पेपर 1 के बारे में, जो अभी रिसेंट एग्जामिनेशन 2023 में जो यूपीएससी ने कंडक्ट किया है। तो उस मेंस एग्जाम का जीएस पेपर 1 इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे जनरल स्टडीज से रिलेटेड और सारी वीडियोस आने वाली है। तो अब चलिए डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इस बार कैसा रहा पैटर्न और किस तरह से सवाल आए हैं और उसके क्या पोटेंशियल आंसर्स हो सकते हैं। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये जो हमारा डिस्कशन का पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द जियो इकोलॉजिस्ट पे मिल जाएगा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि जीएस पेपर 1 जो 2023 का मेंस एग्जाम का है इसमें किस तरह से सवाल पूछे गए हैं। और उससे पहले इंस्ट्रक्शंस को एक बार और देख लेते हैं कि ये 250 नंबर का पेपर है जैसा कि आप देख सकते हैं, और 3 घंटे यानी कि 180 मिनट्स में आपको इसको करना है। और 20 क्वेश्चन है, यानी तकरीबन हर क्वेश्चन के ऊपर आपको लगभग लगभग 9 मिनट मिलता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन 150 वर्ड्स में लिखने होते हैं और कुछ क्वेश्चन 250 वर्ड में। तो आप अपने आंसर को 7 to 9 मिनट्स में या 6 to 9 मिनट्स में डिवाइड करके देख सकते हैं एज पर दी वर्ड लिमिट। और इसमें क्लियरली कहा गया है कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में आंसर करना चाहते हैं तो इंग्लिश में कर सकते हैं, हिंदी मीडियम में करना चाहते हैं तो हिंदी में कर सकते हैं। बस मीडियम एक्सचेंज नहीं होना चाहिए, आप सेम मीडियम में हर आंसर को करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपको हमारे पेड कोर्सेज के बारे में जानकारी चाहिए, जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड सारे कोर्सेज हमारे वेबसाइट पे है, तो हमारे वेबसाइट दी geoecologist.com पे आप जा सकते हैं और सारी डिटेल्स हमारे ज्योग्राफी कोर्सेज के बारे में आपको वहां मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं जो पहला सवाल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया है इसमें वो है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंटरडिसिप्लिनरी क्वेश्चन है, जो कि आपको देख के समझ आ रहा है, उसको 150 वर्ड में लिखना है। तो इंटरडिसिप्लिनरी क्यों है? क्योंकि ये ज्योग्राफी और हिस्ट्री को कंबाइन करता है। ये कल्चरल ज्योग्राफी का या कल्चरल आंसर्स का पार्ट बन सकता है। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि इंडिया क्या है, डाइवर्स लैंडस्केप है। इसकी डाइवर्सिटी है जियोमॉर्फोलॉजी की, क्लाइमेट की, सॉइल की और वेजिटेशन की, जो कि हमारा फिजिकल ज्योग्राफी है, जो कि आप जीएस में पढ़ते हैं अलग से ज्योग्राफी में। और दूसरा एस्पेक्ट क्या है इसका, कि ये फिजिकल ज्योग्राफी हमारे ह्यूमन ज्योग्राफी को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। तो ये हमारे सेटलमेंट पैटर्न, हमारे एग्रीकल्चर, ट्रेड, कल्चर, इकोनॉमी, इन सबको इन्फ्लुएंस करता है। तो इंट्रोडक्शन में आप इस बात को कह सकते हैं, डाइवर्सिटी इन्फ्लुएंसिंग दी ह्यूमन ज्योग्राफी इन इंडिया। एंड ऑफ कोर्स अगर ह्यूमन ज्योग्राफी इन्फ्लुएंस्ड है तो हिस्टोरिकली डेवलपमेंट में इसका रोल होगा। तो इसमें कुछ पॉइंट्स आप बात कर सकते हैं, जैसे रोल ऑफ हिमालय। अब इंडिया में सबसे प्रोमिनेंट ज्योग्राफिकल फीचर आप देखेंगे, हिमालयन रीजन रहा है एंशिएंट टाइम से, और इसने हमारे नेचुरल बाउंड्री की तरह काम किया है, एक बैरियर की तरह आउटसाइड वर्ल्ड से काम किया है, और इसने प्रोटेक्ट किया है हमारे सिविलाइजेशन को आउटसाइड इन्फ्लुएंस से। तो ये एक पहली चीज है। दूसरी चीज है कि इसमें बहुत सारे माउंटेन पासेस हैं, जो कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस का कारण भी हुए और कल्चरल एक्सचेंज एंड ट्रेड एक्सचेंज का भी कारण हुए। तो खाइबर पास, बोलन पास, गोमल पास, ऐसे बहुत सारे माउंटेन पासेस का जिक्र आप कर सकते हैं शॉर्ट में। फिर बात उठती है कि हमारा रिवर वैली सिविलाइजेशन रहा है, और इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा ने हमें क्या दिया है, द ग्रेट एक्सटेंसिव नदर्न प्लेन्स। और नदर्न प्लेन्स किस चीज को इन्फ्लुएंस किया है हमारे सिविलाइजेशन में? हमारे एंशिएंट इंडियन ह्यूमन ज्योग्राफी को। तो पॉलिटिकल कल्चरल प्रैक्टिसेस जो है वो नदर्न प्लेन्स में बहुत फ्लरिश हुआ। डिस्टिंक्ट रीजनल कल्चर्स डेवलप हुए, कस्टम्स, फूड, फेस्टिवल, लैंग्वेज, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, ये सारा यहाँ पे फ्लरिश किया। तो नदर्न प्लेन्स जो फीचर है वो रिवर ने बनाया, लेकिन ये इन्फ्लुएंस करता है हमारे एंशिएंट हिस्ट्री को। फिर बात करते हैं हम, डाइवर्स जियोलॉजी है, जो कि हमें बहुत सारा मिनरल्स देता है, और उस पे हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है शुरू से लेके अब तक, राइट फ्रॉम मिंटिंग ऑफ कॉइन से लेके हमारा जितना डेवलपमेंट हुआ है। फर्दर आप देखेंगे पेनिनसुला, जो हमारा एक्सटेंसिव कोस्ट लाइन है। अब कोस्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारा सारा का सारा एक्सटर्नल ट्रेड रूट्स, कल्चरल एक्सचेंज, खास करके साउथ ईस्ट एशिया में चोला एम्पायर के थ्रू आपने देखा होगा अगर हिस्ट्री में, और भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस, और एक्सटर्नल जो यूरोपियन इन्फ्लुएंसेस बाद में हुए वो सारा पेनिनसुला के थ्रू हुआ। तो आप देखेंगे वो तो लेटर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, लेकिन एंशिएंट में जो हमारा एम्पायर था उसमें कोस्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता है, क्योंकि ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज के लिए। और लास्ट में आप कुछ बात कर सकते हैं कि हमारा जो डिस्टिंक्ट कल्चरल रिलीजियस आइडेंटिटी है,
जो प्लूरलिज्म है इंडिया में, मल्टीपल कल्चरल एंड रीजनल आइडेंटिटी जो क्रिएट हुआ, उसमें भी आप देखेंगे एक नेचुरल नॉर्थ साउथ डिवाइड है अक्रॉस द विंध्यास एंड सतपुरास। तो विंध्यास एंड सतपुरास के नॉर्थ के कल्चर्स और विंध्या एंड सतपुरास के साउथ के कल्चर्स अपने आप में बड़े डिस्टिंक्ट से कल्चर हैं। तो आप देखेंगे द्रविड़ कल्चर बहुत डिस्टिंक्ट सा कल्चर है, इधर इंडो आर्यन कल्चर बहुत डिस्टिंक्ट सा कल्चर है। इन सब में ज्योग्राफिकल फैक्टर्स जो है वो आता है। तो इस तरीके से आप आंसर को लिख सकते हैं। फर्दर आता है सेकंड क्वेश्चन, जहां देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर इन देयर अप्रोच। कैच वर्ड क्या है कि उनके क्या अप्रोच था, उनका क्या विजन था एजुकेशन में और नेशनलिज्म में। तो पहले ही आपको दो पार्ट कर दिया गया है कि नेशनलिज्म और एजुकेशन, इन दोनों पे इनके क्या विचार रहे, क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो इन दोनों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में, ये तो हम सभी जानते हैं। तो पहले हम बात करेंगे एजुकेशन में दोनों में क्या डिफरेंसेस है। तो महात्मा गांधी का इन्फ्लुएंस आप देखेंगे, उनका जो वर्ड यूज किया जाता है नई तालीम या बेसिक एजुकेशन, जिस पे उनका फोकस था। और इन्होंने बात की रूरल एंड अग्रेरियन रियलिटीज को लेके इंडिया में, और इन्होंने एडवोकेट किया किस चीज को, मैनुअल लेबर के ऊपर जो फोकस है, हैंडीक्राफ्ट, वोकेशनल स्किल्स को लेके, सेल्फ रिलायंट और सेल्फ सफिशिएंट जो आज हम सुनते हैं, आत्मनिर्भर भारत। तो उसकी बात उनके एजुकेशन सिस्टम में हमेशा से रही। उन्होंने मासेस को अपील किया, खास करके रूरल कंट्री साइड पे, विलेज एज दी रूट, तो इसकी बात उन्होंने की। अब फर्दर आप देखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, तो इनका ज्यादा होलिस्टिक है और लिबरल अप्रोच है थोड़ा। मतलब क्या, जब आप देखेंगे शांति निकेतन का एस्टैब्लिशमेंट, तो उसमें आपको इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम और वेस्टर्न एजुकेशन से जो चीजें ली गई हैं, इनका एक एमलगमेशन मिलेगा। तो इन्होंने फोकस किया क्रिएटिविटी पे, क्रिटिकल थिंकिंग पे और इंडिविजुअलिटी पे। इसमें आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, म्यूजिक, इस तरह की बातों का भी जिक्र आपको मिलता है। और ह्यूमन वैल्यूज एंड ग्लोबल हार्मनी की बात करता है। ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया की बात नहीं करता है, इंडिया एज अ ग्लोबल एंटिटी की बात करता है। तो ये चीज इनके व्यू पॉइंट में आपको देखने को मिलेगा, जो कि ज्यादातर क्या वर्ड है, कॉस्मोपॉलिटन अप्रोच है। फर्दर आप देखेंगे अगर नेशनलिज्म को लेके, तो गांधी जी का जो नेशनलिज्म का अप्रोच है वो रूटेड है नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस में और पैसिव रेसिस्टेंस में, राइट। तो ये ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का जो पार्ट है, जो आप देखेंगे सत्याग्रह की जब हम बात करते हैं, ये इनका मेन था। और इसी से इनको सोशल चेंज लाने की बात थी, इनको सेल्फ रूल लाना था, स्वराज लाना था, सेल्फ रिलायंस और सेल्फ सफिशिएंसी लाना था। ये आपको इनमें हमेशा देखने को मिलता है। लेकिन वही रविन्द्रनाथ टैगोर का जो आइडिया है रिलेटेड टू नेशनलिज्म, वो और ज्यादा डिटेल्ड है, न्यूएंस्ड है, उसमें बहुत सारी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने की बात की गई है। तो उन्होंने कहा कि नेशनलिज्म जो है वो डबल एज सॉर्ड भी हो सकता है, और जिंगोइज्म और इंटॉलरेंस भी हो सकता है साथ में। तो इसीलिए यूनिवर्सलिस्ट पर्सपेक्टिव देखने की जरूरत है, होलिस्टिक होने की जरूरत है, ह्यूमैनिटी को इंटरकनेक्टेड होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा इंटरनेशनल कॉपरेशन की तरफ भी देखते हैं। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी उनकी पोएट्रीज, राइटिंग्स में। गीतांजलि जिनके आप देखेंगे, इसमें बहुत फेमस वर्क है। तो ये सब बातें की जा सकती हैं। अब चलते हैं तीसरे सवाल पे। यहां है सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट्स को लेके आइए ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अब रेलवेज सिर्फ इंडिया में नहीं पूछा गया है, डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में। तो रेलवेज आप देखेंगे जहां जहां पे भी लाया गया, वहां पे रेलवेज का असर क्या हुआ, सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट, और इन्होंने सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म किया। तो कैसे, सबसे पहला चीज जो रेलवे के साथ जुड़ा है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ। और लोगों का मूवमेंट तो है, लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज की बात हम करते हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स की। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की जब बात करते हैं, और इकोनॉमिक ग्रोथ उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है, इंक्रीज प्रोडक्शन, जॉब अपॉर्चुनिटी। दूसरा फैक्टर क्या है, अर्बनाइजेशन। रेलवेज ने अर्बनाइजेशन को प्रमोट किया और लाइफस्टाइल चेंज में मदद किया, क्योंकि कनेक्टिविटी लाइफलाइन होता है इकोनॉमी का। फर्दर बात करेंगे सोशल मोबिलिटी का, लोगों का ट्रेवल आसान हुआ, और इसमें क्या हुआ, आसानी से मिडिल क्लास, लोअर क्लास, हर कोई इंटरकनेक्टेड हो पाया, और मोबिलिटी बढ़ा, माइग्रेशन पैटर्न्स बदले, और इससे अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट बढ़ा। फर्दर आप देखेंगे कल्चरल एक्सचेंज का जरिया बना रेलवेज, ऑफ कोर्स आइडियाज, ट्रेडिशन, कल्चरल डाइवर्सिटी शेयर हुआ इसके थ्रू। फर्दर आप देखेंगे एग्रेरियन एक्सपेंशन। ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के लिए एग्रेरियन इकोनॉमी का बेस होना इंपॉर्टेंट है। और पहले लोकलाइज्ड मार्केट होता था, अब डिस्टेंट मार्केट हो सकता था हर जगह पे वर्ल्ड में, राइट। तो आप देखेंगे रेलवे का डेवलपमेंट अमेरिका से लेके, जर्मनी से लेके, यूरोप से लेके इंडिया तक में, हर जगह पे इसने ये सारे फैक्टर्स पे काम किया। टूरिज्म को बूस्ट मिलता है इससे, आप देखते हैं, और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बढ़ती है, और स्टैंडर्डाइजेशन बढ़ता है, क्योंकि ये टाइम जोन्स, मेजरमेंट्स और लैंग्वेज, इन सब के बैरियर को खत्म करने में भी मदद करता है। तो इतने सारे पॉइंट्स हैं, इनमें से आप जो समझ आए आप कुछ पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं।
फर्दर आप देखेंगे फोर्थ है कि डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब देखिए हर साल की तरह इस साल भी क्लाइमेट चेंज पे और उसको जोड़ दिया गया है फूड सिक्योरिटी पे और स्पेशली ट्रॉपिकल कंट्रीज पे। अब ये इंडिया स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं पूछ के वर्ल्ड स्पेसिफिक कर दिया उन्होंने कि सिर्फ ट्रॉपिकल कंट्री यानी इंडिया नहीं, बाकी के ट्रॉपिकल कंट्रीज में भी क्या क्या चीज हो रही है स्पेशली रिलेटेड टू फूड सिक्योरिटी, डायरेक्ट इंपैक्ट पूछ दिया गया है। तो आप देखेंगे क्रॉप ईल्ड का क्या सिचुएशन है, सहारन सब सहारन अफ्रीका में सिचुएशन देखिए, आप इथियोपिया में देखिए, सूडान में देखिए, राइट, कितने ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं वहां पे। उसके अलावा आप देखिए वल्नरेबिलिटी टू पेस्ट्स एंड डिजीजेस, आपने लोकस्ट अटैक और ये सारी बातें सुनी है और बहुत ज्यादा ये अफ्रीका और एशिया में खास करके ट्रॉपिकल एरियाज में कॉमन है। वाटर स्कैरसिटी बहुत कॉमन हो गया है और वाटर पे ऑलरेडी एक अलग से क्वेश्चन भी पूछा गया है, अभी हम देखेंगे। और फूड प्राइस जो है उसके ऊपर भी बात है, तो ग्लोबल फूड प्राइसिंग इंडेक्स जो है उसमें फ्लक्चुएशंस है, बहुत ज्यादा स्पाइक है, तो ये बहुत इश्यू हो रहा है इसको लेके। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात आप कर सकते हैं इसमें, लॉस ऑफ लाइवलीहुड की बात, और फूड इनसिक्योरिटी जो बढ़ रहा है दुनिया में। तो जब फूड इनसिक्योरिटी की बात करते हैं तो अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और जो अफोर्डेबिलिटी है, 3A का जो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है उसका जिक्र आप करके इसको आंसर को बेहतर बना सकते हैं। फर्दर आते हैं कि वर्ल्ड टुडे इन्फ्रंटेड विथ क्राइसिस ऑफ अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस ऑफ फ्रेश वाटर। अभी पिछले में जो हमने बात की, अब फ्रेश वाटर रिसोर्सेज का बहुत बड़ा इशू हो रहा है ऑलरेडी दुनिया भर में। तो आप देखेंगे इसमें ये पॉपुलेशन ग्रोथ, क्लाइमेट चेंज, वाटर पोल्यूशन, ओवर एक्सट्रैक्शन, ये सारे के सारे लीड कर रहे हैं क्राइसिस को। और खास करके आप देखेंगे अफ्रीकन कंट्री में, कुछ पोर्शंस एशिया में, और खास करके इंडिया में अगर बात करें तो आप नॉर्दर्न प्लेन्स में सिचुएशन देखिए क्या है। तो यहां पे हर जगह पे आपको ऐसा चीजें देखने को मिलेंगी। और इनसफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट की बात, अर्बनाइजेशन जो है वो और ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहा है। और खास करके जो हमारा पोलैरिटी है, पोलर अर्बनाइजेशन, मतलब कुछ ही सेंटर ज्यादा अर्बन ग्रोथ हो रहा है, वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां डिमांड ज्यादा है। और कॉन्फ्लिक्ट एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स भी है, आप इजिप्ट, सूडान, इथियोपिया में देख रहे हैं, नाइल रिवर के आसपास वाटर शेयरिंग का इशू और इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स की बात भी है इसके अंदर। तो ये सारी बातें जो है इसमें आप जिक्र कर सकते हैं। और आपको सिर्फ 150 वर्ड में लिखना है तो आप पॉइंटर्स यूज कर सकते हैं, मैप भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड का क्वेश्चन है। अब बात करते हैं कि ज्योग्राफी से डायरेक्ट एक क्वेश्चन आ गया, ग्लेशियल जियोमॉर्फोलॉजी से फियॉर्ड्स। अब ये फियॉर्ड्स क्या है, आप हमेशा देखेंगे कि जीएस पेपर 1 में इस तरह के कोई एक लैंडफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो इसमें ग्लेशियल इरोजन की बात, सबमर्जेंस की बात, डीपनिंग की बात, लास्ट आइस एज, ग्लेशियल मैक्सिमम से लेके अभी जो चीजें चेंज हो रही हैं उन सब की बात कर सकते हैं। और वर्ल्ड में ये फेमस क्यों है, क्योंकि आप देखेंगे नॉर्वे में, डेनमार्क में, स्वीडन में, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, उसके अलावा कुछ न्यूजीलैंड वाले पोर्शंस में, कुछ साउथ अमेरिका वाले पोर्शंस में बहुत सारे फियॉर्ड्स हैं, स्पेशली सीनिक ब्यूटी के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पे लोग घूमने के लिए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है, रिक्रिएशनल एक्टिविटी बहुत फेमस है, कयाकिंग, बोटिंग वगैरह सब होता है यहाँ पे। और कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है, कल्चरल ट्रेडिशंस और ट्रैवल का हिस्ट्री भी इससे एसोसिएटेड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जियोमॉर्फोलॉजी में, जहां से एक कल्चरल ज्योग्राफी का भी एस्पेक्ट जुड़ता है। अब बात करते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून से क्वेश्चन आया। क्या क्वेश्चन आया कि ये पूर्वैया क्या है, और ईस्टर्ली हम इसको बोलते हैं, ये भोजपुर रीजन में इसको पूर्वैया क्यों कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जब साउथ वेस्ट मॉनसून बोलते हैं तो ध्यान रहे कि जब ये भोजपुर रीजन में पहुंचता है तो ये बेंड करता है, इंडिया का जो सिंटैक्सियल बेंड है, इसके हिमालयन रीजन के इन्फ्लुएंस में ये मानसून की हवाएं यहाँ पे ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती है, और यही रीजन है भोजपुर रीजन। तो यहाँ पे हवा पूर्व से आती है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, पूर्वैया या ईस्टर्ली कहा गया है। अब इसी का इन्फ्लुएंस है पूरे भोजपुर रीजन में। आप राइस प्रोड्यूसिंग बेल्ट है वो आप देखेंगे वहां के क्विजीन में, डिशेस में, वहां के ट्रेडिशनल क्लोथिंग में, हाउसिंग स्टाइल में, हर जगह पे इसका इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं कि मैरिज एज अ सैक्रामेंट इज लूजिंग वैल्यू इन मॉडर्न इंडिया। डू यू थिंक सो? अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जिस भी क्वेश्चन में आपका ओपिनियन पूछा जाए तो ध्यान रहे कि आप इसको ढंग से लिखें, क्योंकि ओपिनियन आपके माइंडसेट को टेस्ट करता है। तो आप इसमें बहुत बातें लिख सकते हैं। कुछ पॉइंट्स आप यहां पे देखिए कि एक परसेप्शन जो है, मैरिज जो है हमारा इंस्टीट्यूशन, वो अब कैसे चेंज हो रहा है, कैसे उसका सैंक्टिटी जो है वो लूज हो रहा है, जो उसके अंदर की रिचुअलिटी है और सारी चीजें कैसे चेंज हो रही है। तो खास करके जब से इंडिविजुअल ऑटोनॉमी आया है, जब से पर्सनल
चॉइस जो है वो इंपॉर्टेंट हो गया है। ये सारी चीजें बदल रही हैं, सोशल वैल्यूज एंड नॉर्म्स बदल रहा है। रोल ऑफ वुमेन का जिक्र जरूर करना चाहिए इसमें, क्योंकि जब वुमेन एम्पावरमेंट करते हैं तो एजुकेशन, करियर, इसकी तरफ जब जाएंगे तो मैरिटल रिलेशनशिप जो ट्रेडिशनल है उसमें भी बदलाव आया है। अब आप देखेंगे इंटरफेथ और इंटरकास्ट मैरिजेस, इसमें भी काफी सारा चेंजेस आ रहा है। तो ये सारे के सारे जो है वो इंपैक्ट करते हैं। फिर सिविल मैरिजेस की बात हम करते हैं, जहां पे बहुत सारे रिलीजियस रिचुअल्स को क्या करते हैं, बाईपास कर दिया जाता है। अब आप सीधे कोर्ट मैरिज करते हैं या लीगल वे में करते हैं। फिर डिवोर्स रेट बहुत तेजी से बढ़ा है, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के इंपैक्ट आप देखेंगे तो सोसाइटी बदल गई है, तो डिवोर्स रेट्स भी चेंज हो गए हैं। अब इंडिविजुअल हैप्पीनेस जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होने लग गया है। तो ये सारी बातें हैं, ट्रेडिशनल हाउस होल्ड का जो एक स्ट्रक्चर है वो बदल रहा है। तो ये अनडिनाइबल है, लेकिन साथ के साथ अभी भी ये बहुत स्ट्रांग होल्ड सिग्निफिकेंस रखता है। ये ध्यान रख के इसको बैलेंस करके लिखना है आंसर को। फिर बात करते हैं सुइसाइड पे, क्वेश्चन आया। अब आप अक्सर न्यूज़पेपर में देखते हैं, कोटा में और बाकी जगहों पे, इसमें स्पेसिफाई कर दिया है यंग वुमेन। अब यंग वुमेन को लेके आंसर है, तो इसको ध्यान से लिखना पड़ेगा कि जब आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और ये सारी बातों का जिक्र करते हैं, सरकार अपनी पॉलिसी में लेके आती है, तो सुइसाइड ऐसा क्यों है, सिचुएशन क्यों बन रहा है? तो देखिए, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का जिक्र, सोशल प्रेशर का जिक्र, मेंटल हेल्थ स्टिग्मा की बात, डिप्रेशन एंजाइटी की बात कर सकते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस, इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी और सोशल आइसोलेशन। इतने सारे फैक्टर्स हैं जिसको जिक्र करते हुए आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इन बातों को लिख सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जहां पे चाइल्ड कडलिंग। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया है, खास करके वो लोग जो चाइल्ड साइकोलॉजी या उससे रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं, देखते हैं, उनके लिए आसान रहा होगा। तो अगर आपने साइकोलॉजी पढ़ी है तो आपके लिए इजी रहेगा। बाकी लोग अपने जनरल अवेयरनेस से इसका आंसर कर सकते हैं, क्योंकि आप देखते हैं मोबाइल फोन का यूसेज कैसे बढ़ा है और उससे क्या हो रहा है। तो चाइल्ड कडलिंग जो है वो अब मोबाइल फोन्स उसको रिप्लेस कर रहा है। मतलब आप बच्चे को हाथ में आप फोन दे देते हैं और वो अपना खेलने लगता है उसके साथ। तो ये जो बॉन्ड है वो सोशलाइजेशन पे असर पड़ रहा है। इसी पे क्वेश्चन आ गया कि इसका इंपैक्ट बताइए। तो इंपैक्ट क्या क्या होगा? पहला चीज की बॉन्डिंग जो है वो रिड्यूस हो रहा है, इमोशनल डेवलपमेंट जो है, इमोशनल क्वोशंट जो है वो तरीके से डेवलप नहीं हो रहा है। फिर कम्युनिकेशन स्किल की बात है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कडलिंग और फेस टू फेस इंटरेक्शन जो है वो बहुत जरूरी होता है, खास करके छोटे बच्चों में। क्या डेवलप करने के लिए? बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस। तो ये सारे बिहेवियर की बात है। फिर सोशल आइसोलेशन होने लगता है। अगर बचपन से ही किसी को फोन आप दे देंगे तो फैमिली मेंबर से अलग हो जाएगा, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स नहीं डेवलप कर पाएगा। तो ये सोशल वेलबींग के लिए अच्छा नहीं है, राइट। फिर डिलेड लैंग्वेज डेवलपमेंट का बहुत सारा केस आया है। इसके अलावा आप देखेंगे इमोशनल रेगुलेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस और फिजिकल वेलबींग, इन सब पे भी इसका असर है। फिर बात करते हैं 11th क्वेश्चन। अब देखिए हिस्ट्री से कैसा क्वेश्चन आया है कि मेन फीचर्स ऑफ वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन, दो चीजों को जोड़ा गया कि इस सोसाइटी में रिलीजियस एस्पेक्ट कैसा था। डू यू थिंक सम फीचर्स आर स्टिल प्रिवेलिंग? क्या आपको लगता है? तो इसमें आप देखिए, अब यहां से 250 वर्ड का आंसर बनता है। तो आप इसको दो पार्ट में कर सकते हैं कि वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन के फीचर्स क्या थे। तो ऋग्वेदिक सिचुएशन क्या था, वहां पे किस तरीके से हिम्स, प्रेयर्स, डेटीज किस तरह से थे, कास्ट सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा था उस समय पे, सैक्रिफिशियल रिचुअल्स हुआ करते थे, वर्ण सिस्टम जो था, क्लासेस का डिवीजन वो किस तरीके से था, और पॉलीथेइज्म था। यानी यहां पे क्या था, बहुत सारे डेटीज थे, अग्नि से लेके इंद्र से लेके वरुण, और ये सारी चीजें आपको वहां की मेन फीचर्स देखने को मिलती है। अब आज की सोसाइटी में आप देखेंगे तो कास्ट स्ट्रक्चर जो पहले का था वो बदल गया है। अब डिस्क्रिमिनेशन की बात हो गई है, इक्वालिटी की बात हम इसीलिए करते हैं, सोशल स्ट्रक्चर्स की बात। पॉलीथिज्म जो है अभी भी इंडिया में डोमिनेटेड है, तो ये आप कह सकते हैं कि आज भी आपको इसमें देखने को मिलता है। इतना रिच ट्रेडिशन है वर्शिप और रिचुअल्स का दुनिया भर का। और वैदिक टेक्स्ट्स की बात हम करेंगे तो आज भी कंटेम्प्रेरी हिंदुइज्म जो है वो उसका फाउंडेशन प्रिंसिपल्स आज भी है। तो आप जहां से भी नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट इंडिया में देखेंगे, हर जगह पे ये जो रिचुअल वाली पार्ट है वो वैदिक संस्कृति से ही आती है। और रिचुअल्स एंड फेस्टिवल्स की बात करें, उसी से रिलेटेड है। आप देखेंगे राइट फ्रॉम दी संस्कार जितने भी दिए जाते हैं बचपन से शादी तक, वेडिंग से रिलीजियस यज्ञ तक, सब आपको उसी पे आधारित मिलेगा आपको। और स्पिरिचुअल फिलॉसफी की जब बात करेंगे, वेदांत की बात करेंगे, दर्शन की बात करेंगे, उसमें हर जगह पे आपको इसका इन्फ्लुएंस दिखेगा। तो इसीलिए ये आज भी इंपॉर्टेंट है कि इसको बचा के रखना और इसको आगे बढ़ाना। फर्दर आप आते हैं अगले क्वेश्चन में कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। अब मीडिएवल हिस्ट्री से क्वेश्चन देखिए कि क्या था टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, खास करके सल्तनत पीरियड में।
तो दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन आया और इसमें टेक्नोलॉजिकल चेंजेस और इसका इन्फ्लुएंस इंडियन सोसाइटी में पे सवाल आया। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी तो नहीं था, तो किस तरीके का टेक्नोलॉजी, तो खास करके आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, कंस्ट्रक्शन में जो टेक्नोलॉजी था, आप देखेंगे फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर का जिक्र करना जरूरी है। जो आर्च एंड डोम स्टाइल है, मिनरेट स्टाइल है, आप काफी सारे आप देखते हैं, कुतुब मीनार और अलाई दरवाजा और बाकी सारे। फर्दर आप देखेंगे वाटर मैनेजमेंट, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन जो है बाउली के जो आप देखेंगे वो सारे आपको इससे रिलेटेड है, रिजर्वायर्स बनाए गए, राइट। तो आज भी एग्जांपल है बहुत सारे, आप देखेंगे रानी की वाव इन गुजरात एंड सेवरल अदर्स। फिर कैलीग्राफी और मैन्युस्क्रिप्ट इल्यूमिनेशन, ये सारी चीजें आप देखेंगे जो स्क्रिप्टिंग है, पर्शियन अरबिक में कन्वर्जन, उसके अलावा जो सारी चीजें हैं उस पे है टेक्नोलॉजी। फिर मेटल वर्क्स, तो मेटलर्जी में फोकस हुआ, बहुत सारा टेक्नोलॉजी, खास करके बर्तन आप देखेंगे, यूटेंसिल्स, वेपन्स, ज्वेलरी, इन सब में आपको दिखेगा इन्फ्लुएंस। फिर टेक्सटाइल एंड कार्पेट वीविंग इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा फर्क आपको दिखेगा, सल्तनत पीरियड एंड ऑनवर्ड्स, ये सारी बातें। फर्दर आप पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तो आप देखेंगे लगभग इसी समय पे कहा जाता है कि पेपर का फर्दर जो है इन्वेंशन, जो अर्ली इन्वेंशन था, उससे मॉडर्न पेपर जो है क्रिएट करना शुरू हुआ। फर्दर एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स में आप देखेंगे, तो ये सारे जो है वो इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलता है। फर्दर आप देखेंगे क्वेश्चन है, कॉलोनियल रूल कैसे ट्राइबल्स को इफेक्ट किया इंडिया में और ट्राइबल का रिस्पॉन्स कैसा था। तो ट्राइबल लिटरेचर अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, अगर आपने ट्राइबल्स के बारे में देखा है, जाना है हिस्ट्री में, तो आप देखेंगे कि किस तरह से इंपैक्ट रहा कॉलोनियल रूल का। तो खास करके लैंड से रिलेटेड, इसीलिए आप देखेंगे जितने भी लैंड के चीजें होती है, लैंड से रिलेटेड जितने भी आपके जो नए नए चीजें कानून बनते हैं, उसमें खास करके ट्राइबल्स को एक स्पेशल रोल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा से डिस्प्लेस्ड रहे, एक्सप्लॉइटेड रहे, कल्चरल डिसरप्शन हुआ वहां, हेल्थ इश्यूज ऑफ कोर्स, और सोशल मार्जिनलाइजेशन तो रहा ही। ये सारे स्टिग्मेटिक जो बातें हैं, ये सारी बातें आप कर सकते हैं, और इसका रिस्पॉन्स आपको दिखेगा जब आप देखेंगे कि रेबेलियंस एंड अपराइजिंग्स कैसे हुआ। तो संथाल रेबेलियन की बात करते हैं 1855-56 में, मुंडा रेबेलियन की बात करते हैं 1899 1900 में। तो ये आप देखेंगे उनके ऑपरेशन के अगेंस्ट जो लोग खड़े हुए। फिर फॉरेस्ट मूवमेंट्स की बात आप कर सकते हैं, बिश्नोई, और जो आप फर्दर आफ्टर इंडिपेंडेंस भी देखेंगे चिपको मूवमेंट। तो ये बहुत सारे इन्फ्लुएंस जो है वो वहां से उठ के आता है। और कल्चरल रिवाइवल की बात अगर करेंगे आप, तो देखेंगे कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो ट्राइबल कल्चर्स है। और पार्टिसिपेशन इन फ्रीडम स्ट्रगल, तो आप देखेंगे इसमें बहुत सारे लोग, खास करके कुछ नाम तो आपको जरूर लिखने चाहिए, जैसे बिरसा मुंडा और सीताराम राजू और ऐसे बहुत सारे लोग। और पोस्ट इंडिपेंडेंस मूवमेंट में आप देखेंगे बहुत ज्यादा ट्राइबल राइट्स की जिक्र होती है। तो ये जो है आप इस तरीके से आंसर को बना सकते हैं। फर्दर आता है कमेंट, है सवाल में आपको कमेंट करना है किसके ऊपर? रिसोर्स पोटेंशियल्स ऑफ लॉन्ग कोस्ट लाइन इन इंडिया। अब फिर से पेनिनसुलर इंडिया, लॉन्ग कोस्ट लाइन, 7500 का हमारा जो किलोमीटर्स का जो कोस्ट लाइन है, इससे हमारी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज जुड़ी है, तो कितना पोटेंशियल है इसके अंदर। और साथ के साथ नेचुरल हैजार्ड से इसका लिंकेज पूछा गया है कि हाईलाइट स्टेटस ऑफ नेचुरल हैजार्ड प्रिपेयर्डनेस इन दिस एरियाज। तो हर साल आप देखते हैं कि कितने सारी चीजें होती हैं कोस्ट लाइन पे। लेकिन रिसोर्स पोटेंशियल आप जानते हैं, बेसिक फिशरीज, पोर्ट्स एंड शिपिंग, टूरिज्म, मिनरल्स एंड एनर्जी, ये हमारा एक मेजर चंक है। ये 4-5 पॉइंट जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए। और जहां तक प्रिपेयर्डनेस की बात है, तो हर साल आप देख रहे हैं साइक्लोन के लिए कितने इवैक्यूएशन जोन्स बनाए जाते हैं, प्लान्स की जाती है। सुनामीज जब से आया तब से हमने उसके लिए बहुत सारा काम किया, ड्रिल्स रेगुलरली होती है। उसके अलावा इंफॉर्मेशन सिस्टम हमने बनाया बेटर, और फोरकास्टिंग सिस्टम्स जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का यूज करके। फिर फ्लड मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं हम, कोस्टल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए हम वहां पे एफोरेस्टेशन प्रोग्राम्स करते हैं, ऑयल स्पिल प्रिवेंशन की बात है, ये सारी बातें आप कर सकते हैं। फिर 15th क्वेश्चन देखिए कि आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। अब ये आ गया बायोज्योग्राफी से क्वेश्चन कि नेचुरल वेजिटेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं इसमें, और इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का रेन फॉरेस्ट रीजन में क्या सिग्निफिकेंस है। तो सबसे पहला चीज, इंडिया का ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट अगर आप देखेंगे, तो एक तो इसका एक्सटेंट जो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल है, उसके लिए यहाँ पे आपको बहुत सारे वेजिटेशन जोन्स दिखेंगे, क्लाइमेटिक जोन्स दिखेंगे। आप मैप बना के भी बता सकते हैं इन क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में, रेनफॉल पैटर्न से रिलेट कर सकते हैं, टेम्परेचर सॉइल से रिलेट करके, और बायोडाइवर्सिटी से रिलेट कर सकते हैं। ये सारे फैक्टर हैं। अब बात करते हैं कि
इंपॉर्टेंस क्या है? बायो कंजर्वेशन। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बायो कंजर्वेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि हम करते हैं। और उसके अलावा रिसर्च एंड एजुकेशन में उसका रोल, टूरिज्म एंड रिक्रिएशन में कितने सारे हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है। फिर क्लाइमेट रेगुलेशन में इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑफ कोर्स इरोजन कंट्रोल की बात भी आप कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा डेंस वेजिटेशन और रेन फॉरेस्ट में अगर आप देखेंगे तो वहां पे सॉइल इरोजन और फ्लडिंग को प्रिवेंट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं आंसर। फिर आते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट फेल टू कीप पेस विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ह्यूमन डेवलपमेंट वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ये क्वेश्चन को आपने कैसे एनालाइज किया? तो आप देख सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जब भी बनाते हैं तो उसमें क्या क्या बातें होती है? इनकम की बात होती है, डिस्पैरिटी की बात होती है, और बहुत सारे हेल्थ सेक्टर के चैलेंजेस की बात होती है। तो आप देखेंगे कि डिस्पैरिटी बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया क्यों है? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स ऑफ फैक्टर्स है। इनकम इनइक्वालिटी है, एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज नहीं है ढंग से, राइट? हेल्थ केयर से लेके बाकी सारी बेसिक एमिनिटीज, एजुकेशन, क्लीन वाटर, सैनिटेशन। फिर जेंडर डिस्पैरिटी की बात, रीजनल डिस्पैरिटी की बात, और हेल्थ केयर चैलेंजेस, ये सारे फैक्टर है। और इसके साथ साथ हमने जो इनिशिएटिव्स लिया तो उसमें आप गवर्नमेंट की योजनाओं का जिक्र करके लिख सकते हैं इसको। एजुकेशनल क्वालिटी, एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये सारे के सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आप इतने सारे फैक्टर्स में से अपने लिए बेस्ट आपको जो समझ आए ये फैक्टर्स को आप एनालाइज करके बता सकते हैं। और इसमें फाइनली गवर्नमेंट का रोल भी बता सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं इसके लिए, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से जोड़ के भी देखा जा सकता है। फर्दर आते हैं, आप देखेंगे 17th क्वेश्चन पे। तो यहां पे है कि बीइंग नेट फूड इंपोर्टर इन 1960s, हम लोग 1960s में फूड इंपोर्टर हुआ करते थे। कितना सारा फूड हमारा वीट खास करके यूएसए, मेक्सिको से आता था, और न्यू वैरायटी ऑफ सीड्स, और वहां के जो सबसे खराब जो हमारे जो क्वालिटी होती थी वो कई बार इंपोर्ट कर लिया जाता था या भेज दिया जाता था। ये सारी कहानियां आपने 1960s की देखी, प्री ग्रीन रेवोल्यूशन एरा की। तो इसको आप क्या बात कर सकते हो? प्री ग्रीन रेवोल्यूशन एरा एंड पोस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन एरा में भी डिवाइड करके इस आंसर को आप लिख सकते हो। तो इंडिया अब क्या हो गया है? फूड एक्सपोर्टर हो गया है। तो कैसे ये चेंज कैसे आया? तो रीजंस देखेंगे तो सबसे पहला ऑब्वियसली ग्रीन रेवोल्यूशन और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये तीन मेजर रीजंस हैं। हर जगह पे हमने चीजें चेंज की। और फर्दर गवर्नमेंट का सपोर्ट आप देखेंगे, नए नए इनिशिएटिव्स, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन जब से बढ़ा है, टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन बढ़ा है, और कुछ चीजें खास करके ग्लोबलाइजेशन के बाद। तो जब ये ग्लोबलाइजेशन आता है तो हमारे प्रोड्यूस हम बाहर भेजना शुरू करते हैं, और हमको उसकी यूनिकनेसेस और उसके फायदे पता चलते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात बढ़ गई, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इस पे फोकस करता है। फूड सिक्योरिटी की बात हम कर सकते हैं कि ये बढ़ा है इंडिया में बहुत ज्यादा 1960 से अगर आप कंपेयर करेंगे, और योजनाओं का जिक्र किया जा सकता है इसमें। फर्दर आप देखेंगे कि अर्बनाइजेशन लेड टू मोर सिग्रीगेशन एंड मार्जिनलाइजेशन। अब ये दो वर्ड्स बड़े केयरफुली यूज किए जाते हैं। ध्यान रहे कि अर्बनाइजेशन हम पॉजिटिवली लेते हैं, स्मार्ट सिटीज बनाने की बात है, अर्बन होना अच्छी बात मानी जाती है, स्टैंडर्ड बात मानी जाती है, हर किसी को अर्बन होना है क्योंकि बेसिक फैसिलिटीज, एम्यूनिटीज, अपॉर्चुनिटीज के लिए। लेकिन इसके साथ साथ दूसरा एस्पेक्ट क्या पूछ दिया गया? अब ये अर्बन ज्योग्राफी से लेकर अर्बन सोशियोलॉजी तक का क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे ये भी बड़ा इंटरडिसिप्लिनरी क्वेश्चन है। इसमें पोवर्टी से रिलेटेड और डिस्पैरिटी से रिलेटेड भी बात कर सकते हैं आप। तो इंडियन मेट्रोपोलिस में पुअर का सिचुएशन क्या है? अर्बन पुअर एक कैटेगरी कैसे क्रिएट हो गया? क्योंकि डिस्प्रोपोर्शनेट है मामला। यहां पे आपको देखेंगे कि सोशल मोबिलिटी, सर्विसेज, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। तो इसमें जिक्र क्या करेंगे? सिग्रीगेशन कैसे हुआ? तो सबसे पहले स्पेशियल। अब आप बताइए किसी भी शहर में, दिल्ली हो, मुंबई हो, आपको पता है कौन सा एरिया में गरीब लोग रहते हैं? कैसे पता है? तो ये सबसे पहले आपको स्पेशल सेग्रीगेशन दिखता है कि एक एरिया डिमार्केट हो जाता है, पेरीफेरी, स्लम, और आप बोलते हैं कि ये लोअर क्लास वाला एरिया है। फर्दर इकोनॉमिक सेग्रीगेशन, ऑब्वियसली जो हाई पेइंग जॉब्स वाले हैं वो कहाँ रहते हैं, कौन से एरियाज में, सिटी के कितने करीब, और इनफॉर्मल सेक्टर वाले लोग हमेशा जो आप देखेंगे वो सिटी के पेरिफेरल एरिया में या स्लम्स में या पुअर हाउसिंग में रहते हैं। लिमिटेड एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, अब यहां पे भी बात आती है। अब कई बार हम बात करते हैं प्राइवेट स्कूल्स वर्सेस गवर्नमेंट स्कूल्स, तो आप देखेंगे क्या होता है सिचुएशन, इतनी ज्यादा फी है और चीजें हैं, तो क्वालिटी एजुकेशन हर किसी को नहीं मिल रहा है। तो ये सब सारी चीजें हैं इसमें। फर्दर मार्जिनलाइजेशन, अब क्योंकि एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज लाइक सैनिटेशन, हेल्थ केयर और ये सारी चीजें नहीं है, तो ऑब्वियसली अर्बन पुअर को और ज्यादा स्थिति खराब है, क्योंकि वो गांव से माइग्रेट करके आया था इसी आशा में कि यहाँ बेटर लाइफ होगी, बट यहाँ पे मार्जिनलाइज होकर रह रहा है, कई बार सड़कों पे सो रहा है। और इनफॉर्मल हाउसिंग एंड वल्नरेबिलिटी की बात है इसके अंदर, सोशल एक्सक्लूजन की बात करते हैं हम लोग कि इसको
आप देखेंगे कास्ट, रिलीजन एंड बहुत सारे और आइडेंटिटी पे भी इसको एक्सक्लूजन की तरह देखा जाता है। वल्नरेबिलिटी टू एनवायरमेंटल हैजार्ड्स, अब आपने गौर किया होगा अर्बन फ्लड्स बड़े कॉमन हो गए, तो उसमें अर्बन फ्लड्स में हमेशा देखेंगे कि किसका डेथ होता है या कौन ज्यादा इफेक्ट होता है इन सारी चीजों से, पोल्यूशन से, जो जिसको एक्सेस टू हाउसिंग नहीं है। तो ये वल्नरेबिलिटी बढ़ाता है अर्बन पुअर का। और इनएडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट राइट्स ऑफ कोर्स, तो आप देखेंगे कि जितने भी आपके ये एम्प्लॉयमेंट राइट्स हैं उसमें मैक्सिमम जो है वो जो पढ़े लिखे तबके के हैं, हायर क्लास के हैं, उनको फायदा है। और यहाँ पे अर्बन पुअर और वल्नरेबल हो जाता है और एक्सप्लॉइटेड हो जाता है। तो इस तरह के जो सिचुएशन है इसको आप जिक्र करके लिख सकते हैं विद एग्जांपल्स फ्रॉम डिफरेंट सिटीज इन इंडिया। बात करते हैं 19th क्वेश्चन की। कास्ट आइडेंटिटी पे क्वेश्चन पूछा गया कि ये फ्लूइड भी है और स्टैटिक भी है। मतलब क्वेश्चन में क्या है, डुअलिस्टिक व्यू पॉइंट है, डुअलिज्म है इस क्वेश्चन में। तो आप देखेंगे कि ये डुअल आइडेंटिटी, डुअलिज्म क्या है, ये फ्लूइड भी है कास्ट और स्टैटिक भी है। कैसे है? तो फ्लूइड कास्ट आइडेंटिटी कैसे है? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग सोशल मोबिलिटी, राइट। तो आप देखेंगे कि जो फैमिलीज जो है वो ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम से निकल के बाहर आई, एजुकेशन मिला, बेटर प्रोस्पेक्ट हुआ, तो इससे सोशल मोबिलिटी, तो इससे रिलेट करता है। और अर्बनाइजेशन से इसमें फर्क पड़ा बहुत। और इंटरकास्ट मैरिजेस का ग्रोथ हुआ है इंडिया में, अगर आप खास करके देखेंगे कुछ सेक्टर्स में, जैसे खास करके दिल्ली एनसीआर में, मुंबई में, बड़े शहरों में, तो आपको ये चेंजेस देखने को मिलेगा। फर्दर लीगल मेजर्स की बात की जाती है इसमें कि ये सारे नए नए चीजें आई हैं, सोशल जस्टिस को लेके बात की जाती है। तो इससे क्या हुआ है, कास्ट रिजिडिटी पे काफी सारा चेंजेस आया, यानी ये मूव किया है, फ्लूइड हो गया है। लेकिन एट द सेम टाइम स्टैटिक नेचर कहां है? तो अभी भी इंडोगैमी ज्यादा प्रेवलेंट है, खास करके छोटे शहरों में, गांव में इंटरकास्ट मैरिजेस इतने पॉपुलर नहीं है, राइट। अभी भी सोशल स्टिग्मा है, पॉलिटिकल यूसेज है बहुत कॉमनली, पॉलिटिकल गेन्स के लिए पॉलिटिकल पार्टीज कई बार इन कास्ट को मोबिलाइज करती हैं अपने कास्ट के नाम पे, वोट और आइडेंटिटी को यूज करके। फर्दर आप ट्रेडिशनल नॉर्म्स को देखेंगे तो कस्टम्स और ट्रेडिशंस इंडिया में डीप रूटेड है, इतना आसानी से बदलता नहीं है। तो ये एक तरीके से रूरल अर्बन डिवाइड भी दिखाता है, ये डुअलिज्म इससे रिलेट भी करता है, राइट। तो अर्बन की तरफ जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा, फ्लूइड, और रूरल की तरफ स्टैटिक दिखेगा। तो ये इकोनॉमिक डिस्पैरिटी से भी रिलेटेड है। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, जो कि है डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ पोस्ट लिबरल इकोनॉमी। तो 1990s ऑनवर्ड्स अगर आप देखेंगे एथनिक आइडेंटिटी और कम्युनलिज्म में क्या फर्क पड़ा है, किस तरीके से इंपैक्ट हुआ है, तो आप देखेंगे कि पोस्ट लिबरल इकोनॉमी बहुत सारी बदलाव आए। तो इसमें सबसे पहले आया जो एथनिक आइडेंटिटी है, तो इसमें इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी आने से क्या हुआ, बहुत सारे इंडिविजुअल्स और फैमिलीज अलग इन्वायरमेंट में, अर्बन इन्वायरमेंट में एक्सपोजर मिला, चीजें बदली, अपॉर्चुनिटी मिली, एजुकेशन एंड मोबिलिटी बढ़ी, कल्चरल एक्सचेंज बढ़ा, इससे फर्क पड़ा एथनिक आइडेंटिटीज पे। और सेकेंड चीज ये है कि कम्युनलिज्म पे तो आप देखेंगे कि क्या असर पड़ा। तो लिबरल इकोनॉमी में आप देखेंगे कि इकोनॉमिक वेल्थ जब जनरेट होता है सोसाइटी में, तो कई बार ये थियरी कही जाती है कि एक ही तरीका है अगर आपको कम्युनलिज्म और एथनिक आइडेंटिटी से अगर निकलना है, वो है कि अगर इकोनॉमी बूम करे, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, लोगों के जेब में पैसे आए, तो आप इस डिस्पैरिटी से बाहर निकलेंगे, आपको समाज में इज्जत मिलेगी, प्रतिष्ठा मिलेगी। पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंटाइजेशन की बात की गई, तो ये भी चेंज हुआ, बहुत सारे नैरेटिव्स बदले। मीडिया का इन्फ्लुएंस की बात आप कर सकते हैं, और अब तो सोशल मीडिया तक की बात आप कर सकते हैं कि किस तरीके से आप देखेंगे कि ये सेंसेशनलिज्म से रिलेटेड और बहुत सारी चीजें जो बदलाव है। तो कम्युनलिज्म कई बार क्या होता है, पोलराइजेशन भी बढ़ा, कम्युनल टेंशंस भी बढ़े, ये इसका फ्लिप साइड भी है। तो कुछ अच्छी बातें भी हुई तो कुछ बुरी बातें भी हुई। और अभी भी आपको क्लियर कट केस ऑफ रूरल अर्बन डिवाइड दिखता है इंडिया में, जिसको एक्चुअली कंटिन्यूम बनाने की जरूरत है, जोड़ने की जरूरत है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आंसर में आप इसको इस तरीके से लिखिए कि अभी भी इस पे बहुत सारा काम होना बाकी है। वी नीड टू वर्क ऑन दी इंटरकनेक्शंस, इंटरकनेक्टेडनेस रादर देन डिवाइड, राइट। तो कॉस्मोपॉलिटनाइजेशन, कॉस्मोपॉलिटनिज्म की जरूरत है और ज्यादा, ताकि हम कम्युनलिज्म, कम्युनल टेंशंस और उससे निकल के पीस की तरफ, जो हमारा गोल नंबर 17 है एसडीजी में, उसकी तरफ जाए, वर्ल्ड पीस की तरफ। तो अगर आपका इंटरनल कम्युनिटी ही पीस में नहीं रहेगा तो आप वर्ल्ड पीस में कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे? ये सारी बातें आप इसमें कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ आया होगा, और हमारे कोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल है हमारे वेबसाइट thegeoecologist.com पे। और ये जितने भी डिस्कशंस हैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ये पीडीएफ आप ज्वाइन कर सकते हैं, जियो इकोलॉजिस्ट के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है। और इंस्टाग्राम पे आप
हमको फॉलो कर सकते हैं दी जियो इकोलॉजिस्ट पे, और वेबसाइट हमने बता दिया आपको हमारे पेड ऑनलाइन कोर्सेज के लिए। और अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए, कोई क्वेश्चन है या कोई चीज आप पूछना चाहते हैं, कोई इंक्वायरी है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं krishna.geography@gmail.com पे। सो आई होप कि आपको ये सारे डिस्कशन समझ आए होंगे, क्वेश्चन समझ आए होंगे, और ऑल द बेस्ट विशेस फॉर द नेक्स्ट एग्जाम्स। और अगर आपको और भी ऐसे वीडियोस चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम और भी वीडियोस लेके आएंगे। तो बेस्ट विशेस, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डेफिनेटली प्रेस लाइक बटन और कमेंट जरूर करिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए। ऑल द बेस्ट विशेस।